Hello friends, let's continue chapter number 1 of civics. This is the third part. Today we will discuss about the accommodation in Belgium. Accommodation means होता है आवास, मतलब रहने की जगह। बेल्जियम में रहने की जगह के बारे में या प्रपोर्शन के बारे में बताया गया है। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियन लीडर्स ने एक अलग तरीका अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, जिससे वो कल्चरल डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को। उन्होंने क्या किया? बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टाइम्स as so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से लेकर 1993 तक, मतलब 23 ईयर्स में उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदलना पड़ा। क्यों बदला? वो चाहते थे कि कुछ ऐसा परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के आए जिससे वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो आराम से रह सकें। उनके मन में ये रहे कि हाँ, हमारे साथ इनइक्वालिटी नहीं हो रही है, हमारे साथ सेम बिहेवियर हो रहा है, इक्वालिटी हो रही है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिल रही हैं। इसलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करना पड़ा, बदलना पड़ा। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफरेंट है, इनोवेटिव है, बहुत नया तरीके का है। कैसे है? हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल के कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ बता रखे हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उससे पहले आप एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। हाउ मैनी टाइम्स बेल्जियन मॉडल अमेंडेड फ्रॉम 1970s to 1993? ठीक है, आंसर इज़ 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करिए, फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर बेल्जियन मॉडल अमेंडेड 4 टाइम्स। तो आंसर इसमें अब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1970s to 1993। ओके, आगे फर्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in the central government. गवर्नमेंट जैसे हमारे यहाँ होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, वैसे ही वहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि फ्रेंच और डच जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे। अगर 50 डच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं तो 50 ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कुछ स्पेशल लॉ की ज़रूरत थी जिससे मेजॉरिटी ऑफ जितनी भी वहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है, उनको सपोर्ट मिल सके। तो ये एक तरीका था कि बराबर रख दो दोनों को। दस, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। इससे क्या होगा? कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो अकेले डिसीजन नहीं ले पाएगी, दोनों को बराबर का डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखा है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. यहाँ पे बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स नहीं रखी गई, कुछ पावर स्टेट्स के पास रखी गई, मतलब दोनों की पावर्स को अलग अलग कर दिया गया, जिससे स्टेट जो था वो सेंट्रल का सबऑर्डिनेट नहीं रहा, मतलब उसके अंडर में काम करे ज़रूरी नहीं है। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो वो बिना सेंट्रल के डिस्कशन के डिसीजन ले सकता था। ओके, तीसरा पॉइंट है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन।
The French-speaking people accepted equal represented in the Brussels, and because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the Central. Okay. अब ब्रुसेल्स जो थी उसमें तीसरी तरीके की एक सेपरेट क्या बनाई गई, गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग बराबर नंबर्स में थे। उन्होंने ये क्यों माना, क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने इस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट में माना था। अब कुल मिला के ये कहा गया है इस पॉइंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है डच बोलने वालों का और फ्रेंच बोलने वालों का। वैसे ही स्टेट में भी दो तरीके की जो लैंग्वेज चल रही थी, डच और फ्रेंच, उन दोनों के बराबर ही मेंबर बैठेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी के बराबर मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे। ओके। अब ये बोल रहा है कि एक हमने पढ़ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक हमने पढ़ लिया स्टेट गवर्नमेंट होती है, पर यहाँ पे तीसरी तरीके की गवर्नमेंट भी थी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है, जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों को क्या किया जाएगा, उनके नेताओं को खड़ा किया जाएगा। मान लीजिए इंडिया की बात करें, यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं और सिख हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो हिंदू का एक नेता खड़ा होगा, मुसलमान का एक नेता खड़ा होगा और सिख लोगों का एक नेता खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये लोग मिलके क्या करेंगे, कोई भी कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इशू उठता है तो ये लोग ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाएगा। अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया में एक ही बनेगी और पूरी इंडिया के लोग ही इसके लिए वोट करेंगे। हिंदू लोग हिंदू नेता को, मुसलमान जो नेता है उसको मुसलमान कम्युनिटी वोट देगी और जो सिख नेता है उसको सिख कम्युनिटी वोट देगी। ऐसा करके सेलेक्ट किया जाएगा 2-4 मेंबर्स को खड़ा करके। ओके। अब ये कम्युनिटी बन गई। ये तो मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ, पर ऐसा इंडिया में है नहीं है। ये केवल कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बेल्जियम की बात कर रहे हैं। तो बेल्जियम में तीसरी तरह की गवर्नमेंट है जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है कि जो धर्म से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट करती है, ठीक है। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पढ़ने में लग रहा है यार इतनी गवर्नमेंट है, क्या प्रोपोर्शन सिस्टम कर रखा है इन लोगों ने, है ना। पर इजी है। क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट है। हाँ, सब में प्रोपोर्शन सबका बराबर रखा गया है जिससे झगड़े ना हो। बट दीज एग्रीमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फॉर। लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्रिफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड पॉसिबली डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स। ये जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं वो इसलिए कि कभी भी लैंग्वेज के आधार पर झगड़े ना हो, इसलिए सबको बराबर रखा है। When many countries of Europe came together to form the European Union, जब EU की शुरुआत हुई, EU मतलब यूरोपियन यूनियन की शुरुआत हुई थी, तब ब्रुसेल्स को एज अ हेड क्वार्टर चुना गया था। देखिए ये पार्लियामेंट दिखाया गया यूरोपियन यूनियन का, जो कि बेल्जियम में है। ओके। उसके बाद एक एक्टिविटी है, फिर दे रखा है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है? दोनों जगह डेमोक्रेसी चल रही है, दोनों जगह पावर को शेयर किया गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से। बेल्जियम लीडर्स जो थे उन्होंने यूनिटी को, कंट्री की यूनिटी को सोचा कि अगर डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में झगड़ा है तो उनके मैटर्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, और इससे क्या होगा, पावर शेयरिंग करने से म्यूचुअली एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस आएगी, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट आएगी। और श्रीलंका में हमने देखा, श्रीलंका के एग्जांपल में, कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो थी वो स्टार्टिंग में तो क्या कर रही थी भाई, मना कर रही थी कि हम नहीं देंगे पावर, वो नहीं देंगे, इक्वल रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो उनकी लैंग्वेज को नहीं मानेंगे। पर बाद में भी उनकी यूनिटी जब खराब होने लगी तो उन्होंने भी वहाँ के कम्युनिटी को इक्वल रिस्पेक्ट देना शुरू किया, इक्वल राइट्स देने शुरू किए गए। ओके, यही हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। और कल का टॉपिक हम वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल वो पढ़ेंगे।
उसके बाद लास्ट में हम आपको सारे कार्टून्स के बारे में बताएंगे। ओके।